संविधान सभा के 3 वाचन हुए। 3 वाचन मतलब 3 बार रीडिंग संविधान सभा की, 3 बार, 4 नवंबर, 15 नवंबर और 14 नवंबर 1949। लेकिन ये मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है डेट कि आप याद रखो। सिर्फ संविधान सभा के कितने वाचन हुए? 3। ये जो लास्ट वाला था 14 से 26 नवंबर 1949, इस वाचन के दौरान अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास, प्रस्ताव पारित किया गया। कभी पूछ दे कि तीसरा वाचन था तो जो प्रस्ताव पारित किया गया तो उसका नाम क्या था? ये था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये 1949 में। तो संविधान सभा कितने वाचन हुए? 3। और तीसरे वाचन में कौन सा प्रस्ताव अंबेडकर साहब ने पास किया? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। बस, प्रस्तावना के पूर्ण संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 के बाद लागू किया। प्रस्तावना देखो, एक फैक्ट है, पूरा संविधान कब लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को। जो प्रस्तावना है हमारा वो उसके बाद लागू किया गया। संविधान के लागू होने के साथ प्रस्तावना लागू नहीं हुआ था, प्रस्तावना संविधान लागू होने की तिथि के बाद लागू किया गया। और भारत के फैक्ट है, भारत के संविधान के पिता कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर अंबेडकर। और डॉक्टर अंबेडकर को ही आधुनिक मनु कहा जाता है, मॉडर्न मनु। क्यों कहा जाता है आधुनिक मनु? क्योंकि कहा जाता है कि मनु थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले कोई कानून की किताब लिखी थी जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला संविधान अंबेडकर साहब ने लिखा है, इसलिए आधुनिक मनु कहा जाता है। एक फैक्ट है आपका, पिंगले वेंकैया, ये नाम याद होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इन्होंने बनाया था, पिंगले वेंकैया ने। फैक्ट है वो। अब देखो इधर, ये जो कुछ तारीख लिखी गई है किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आप, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947। फिर देखो 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत किया गया, अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। शब्द, सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, अंगीकृत, अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान, ये भी बोल्ड करो, बोल्ड होगा ना ये, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। राष्ट्रीय गान कौन सा हमारा? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाया गया, नहीं अपनाया गया। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अपनाया गया। और 22 मार्च 1957 राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। और राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है? शक संवत। ये तारीख एकदम रट जाना चाहिए। सबसे पहला 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1900 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 क्रम से है, डेट क्रम से। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान, 3 शब्द याद रखना, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया। उसके बाद जो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 भारत के संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया, है ना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। फिर 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान कहाँ गया? अरे तो इसमें और भारत का संविधान भी तो लागू हुआ था। जोड़ो यहाँ पर, यहाँ 2 चीजें हैं। 26 जनवरी 1950 यहाँ जोड़ो, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, संविधान लागू तथा प्रारंभ, आरंभ। संविधान का आरंभ इस तारीख से माना जाता है, कमेंसमेंट। क्लियर है? 26 जनवरी 1950 भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं की ईयर सही है?
ठीक है ना? नहीं नहीं, ये वाला राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950। हाँ ठीक है, ठीक है। और 22 मार्च 1957, 7 साल बाद 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया, जो कि है शक संवत। ठीक, इसके उधर देखो, मई 1949 राष्ट्रमंडल भारत सदस्यता ग्रहण। कभी लटके झटके वाला है, लटके झटके के 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रमंडल देश बताया हो ना किसको कहते हैं? सुने हो कभी राष्ट्रमंडल देश? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम्स सुने होंगे। असल में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है वो राष्ट्रमंडल देशों में जितने सदस्य हैं वो लोग खेलते हैं, और राष्ट्रमंडल देश उन्हें कहते हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनी रहे हैं। ठीक, 24 ये सब हो गया। अच्छा ये देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव संविधान सभा द्वारा, लटके झटके पूछ सकता है आपसे, 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने किया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। फिर देखो आप, वो 14 वो ऐसे ही है, अंतरिम संसद छोड़ दो। प्रथम लोकसभा गठन, लोकसभा का गठन के रूप में ये तारीख वो संसद में है असल में, 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन। 17 अप्रैल 1952 लोकसभा का गठन, लोकसभा गठन। और ये दोनों 17 मई 1952, 17 मई 1952 दोनों की बैठक एक साथ प्रारंभ हुई, और इसी तारीख को संसद का गठन माना जाता है। संसद का गठन क्या? 13, अच्छा 13 मई। अरे वो थोड़ी है, 13 मई, हाँ हाँ 13 मई, हाँ 13 मई। ये डेट याद रखना आप, 3 डेट है ना। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल, लोकसभा गठन 17 अप्रैल, और संसद का गठन क्योंकि इसी तारीख को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, 13 मई को ना। अब क्या है, दोनों एक साथ जब बैठक दोनों की हुई, पहली बैठक से ही प्रारंभ माना जाता संसद, तो संसद का गठन इसे माना जाता है, क्योंकि संसद दोनों सदनों से मिलकर बनता है। ठीक, प्रथम लोकसभा गठन। अब जिस दिन प्रथम लोकसभा, तो कौन चुने गए थे? जीवी मावलंकर अध्यक्ष चुने गए थे, और सरदार हुकुम सिंह प्रथम, पूछ देगा आपसे, प्रथम लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया? जीवी मावलंकर। और पहली लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह। जीके है, क्रूड जीके, छोटे छोटे एग्जामों में ये इसी तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं कि प्रथम लोकसभा का गठन जब 17 अप्रैल 1952 को हुआ, इसी दिन पहली बैठक हुई, और इसी दिन हुआ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। कौन जीते? जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? सरदार हुकुम सिंह। ठीक, अच्छा अब राज्यसभा प्रथम सभापति पता है आपको भाई? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उप सभापति वी कृष्ण मूर्ति। तो एकदम फैक्ट, क्रूड फैक्ट की तरह याद रहना चाहिए। पहली लोकसभा, पहले तो आपको लोकसभा 1952 में दोनों सदनों का गठन हुआ। 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा, 17 अप्रैल 1952 लोकसभा, और दोनों की पहली बैठक एक साथ 17 अप्रैल को हुई। उसी को संसद का गठन माना जाता है। फिर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर चुने गए, उपाध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाते हैं हम। और प्रथम उप सभापति वी कृष्ण मूर्ति। ठीक, सब नहीं पूछेगा। अंतिम बैठक, राष्ट्रीय पंचांग, चलो समझ ना, वो अंतिम वो 22 मार्च नहीं,
काट दो इसको, ये गलत है, इसको काटो। संविधान सभा की अंतिम बैठक ये नहीं होगा। राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया बस। प्रथम लोकसभा, एक फैक्ट है आपका, जो पहली लोकसभा थी उसमें 3 प्रोटेम स्पीकर, इसको रिवर्स करो, स्पीकर इधर, प्रोटेम इधर। टेक्निकली लोग बोलते हैं स्पीकर, क्या लिखा है, हाँ ये सही लिखा है, सॉरी सही लिखा है, स्पीकर प्रोटेम सही लिखा है, प्रोटेम स्पीकर लोग बोलते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से गलत है, वो स्पीकर प्रोटेम होता है। स्पीकर प्रोटेम बोले तो अस्थायी अध्यक्ष, स्पीकर प्रोटेम बोले तो अस्थायी अध्यक्ष। तो जो पहली लोकसभा थी उसमें 3 स्पीकर प्रोटेम चुने गए थे, जीवी मावलंकर, बी दास, सरदार हुकुम सिंह। अभी स्पीकर प्रोटेम क्या होता है, कभी सुने हो? यह है लोकसभा। चुनाव हुआ, 5 वर्ष बाद होता है आम चुनाव। चुनाव हुआ, 543 सांसद जगह जगह से चुने गए। पहली बैठक राष्ट्रपति ने बुलाई, सब आ गए, सदस्य सारे भारत से दिल्ली आ गए, बैठक में बैठ गए। अब इस सदन का संचालन करने के लिए कोई अध्यक्ष है नहीं, क्योंकि जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो जैसे पहली बैठक उनका खत्म, अब अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इन्हीं जो सदस्य हैं जो नए 543 चुनाव जीते हैं, इसमें से जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता है, एजेड, उसको राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर देते हैं क्या, स्पीकर प्रोटेम। ये जाकर बैठेगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा ये, जिसको बोलते हैं अस्थाई या फिर सामयिक अध्यक्ष, अस्थाई या फिर सामयिक अध्यक्ष, मतलब कुछ समय के लिए ही है ये। और ये क्या हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने। अब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, चुनाव होगा, ये तो टेम्पररी है। इसका काम क्या है, ये जो सांसद है इनको शपथ दिलाएगा, जितने भी नए सदस्य ना पहली बैठक में क्या दिलाएगा, इनको सदस्य, लोकसभा के सदस्य की शपथ। उसके बाद ये चुनाव करवाएगा अध्यक्ष का। तो रूलिंग पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा करती है, जैसे बीजेपी ने चुनाव जीता है, बीजेपी और विपक्ष एक कैंडिडेट खड़ा करेगा, इसी सदन के सदस्य होंगे, बाकी लोग वोट करेंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव खत्म, चुन लिया गया, ये वापस आके बैठ जाएगा और ये अपनी कुर्सी संभाल लेगा। तो स्पीकर प्रोटेम कौन होता है, अस्थायी अध्यक्ष। आप पढ़ोगे इसको संसद में, मैं तो इसीलिए जल्दी से बता दिया। तो पहली लोकसभा में 3 स्पीकर प्रोटेम थे चुनाव होने से पहले, जीवी मावलंकर, बी दास और सरदार हुकुम सिंह। बस जब फिर चुनाव हुआ तो जीवी मावलंकर चुनाव जीत गए, फिर वो स्थायी अध्यक्ष हो गए, है ना, और हुकुम सिंह उपाध्यक्ष चुने गए। लेकिन स्पीकर प्रोटेम एक ही होता है। वो पहली लोकसभा थी तो ये अलग है, 3 थे, उसके बाद कभी भी 3 नहीं होंगे। स्पीकर प्रोटेम एक ही होता है, जो सबसे उम्र दराज होता है वो स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। कब तक रहेगा, जब तक लोकसभा अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता। 2 साल 11 महीने 18 दिन, कितना लगा, बोल्ड कर लो भैया, ये भी याद रहना चाहिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में, और कितनी बैठकें, ये देखो बिखरा नहीं है, संविधान के निर्माण में लगे। फिर 2 फैक्ट बनाओ, एक 2 साल 11 महीने और कितनी बैठकें, 11 बैठकें, 11 फॉर्म टोन सब चेंज करो ना, ये सब सही दुरुस्त कर डालो इसको। ग्रैनविल ऑस्टिन, अब ये कभी कभी लटके झटके पूछ देता है कि किसने क्या कहा है। ग्रैनविल ऑस्टिन, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय। ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा में अधिकांश सदस्य किसके थे, कांग्रेस के थे, अधिकांश। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा साला पूरा का पूरा संविधान सभा वास्तव में कांग्रेस है, एक दल का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, मतलब इतना डोमिनेशन था कांग्रेस का। फिर विस्काउंट ने कहा संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज। कभी कभी लटके झटके आता है ना, कभी कभी, ये बहुत हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी भी पटक देगा तो फिर
तो बोल किसने कहा है संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है? विस्काउंट। संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा ना यहाँ से पकड़ लेगा कि किसने संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा है? ऑस्टिन। और किसने कहा है कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? ठीक है, तो बाकायदा जैसे देखो, जैसे अपन जमाते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन बोल्ड हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, और स्टेटमेंट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है। किसी ने कहा है ना इन्वर्टेड कॉमा में। फिर ये भी संविधान सभा हिंदुओं का एक निकाय है, हिंदुओं का एक निकाय, ये निकाय अंदर और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बाहर। संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सब जानते हो, ओम बिरला। लोकसभा उपाध्यक्ष थम्बी दुराई, थम्बी। राज्यसभा सभापति बदल गए भैया, अब कौन हो गए? सीपी, बदल दो भैया, सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि जो भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए ना ये, और यही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। यहाँ थोड़ा आप लोगों को मेहनत करना होगा ना, तथ्यात्मक है बहुत, यहाँ मज़ा आता नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको छोड़ना भी नहीं है। हर चीज़ मज़े के लिए नहीं होती है। आपको संविधान में बहुत जगह मज़ा आएगा, लेकिन ये साला पूरा तथ्यात्मक है, शुरुआती दौर। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, अब हमारा जो संविधान है उसकी विशेषताएं देखो, क्या क्या कर लिए आपने कर लिया संवैधानिक विकास के चरण। मान लो एक आध प्रश्न यहाँ से आपने कर लिया, संविधान के स्रोत यहाँ से भी पूछ लेता है। आपने कर लिया अनुसूचियाँ, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। फिर आपने संविधान सभा का निर्माण देख लिया ना। अब हम देखने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा। अब इसके कारण क्या है, तो ये ऐसा पूछेगा नहीं आपसे, ये आप छोटे एग्जामों के लिए वही सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे यहाँ का है। भारतीय संविधान विश्व का, अमेरिका विश्व का पहला पूर्ण लिखित संविधान, फैक्ट ये भी पूछ सकता है, अमेरिका विश्व का पहला पूर्ण लिखित संविधान अमेरिका का। और जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, वो लिखा हुआ नहीं है, हमारी तरह किताब नहीं है उनका ना। भारतीय संविधान विस्तृत होने के निम्न कारण, हमारा इतना बड़ा कैसे हो गया, तो ये आपसे पूछेगा नहीं प्रश्न, ये मेन सेंस PSC के लायक है। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता, भारत बहुत बड़ा देश है, विविधता है बहुत ज़्यादा, इसलिए भी बड़ा हो गया। ऐतिहासिक कारण, 1935 भारत शासन अधिनियम, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव, 60% है ना। ये देखो यहाँ पे जोड़ना तो 60% संविधान के हिस्से यहीं से लिए गए हैं। 60% संविधान का हिस्सा यहाँ से लिया गया है, यहाँ से। और जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत और राज्यों के लिए एक संविधान। अब ये हटा दो भैया, अब जम्मू कश्मीर तो खत्म, भारत और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। मतलब इसी संविधान में भारत केंद्र का भी प्रावधान है और राज्यों के लिए भी प्रावधान, इसलिए भी बड़ा हो गया। समझने के लिए बस, ये प्रश्न नहीं बनेगा। किसको? हाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर काट दो, अब नहीं है ना, वो पहले हुआ करता था, 370 एक्टिव था जब। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, अब बहुत सारे लॉयर थे उसमें, और लॉयर होंगे तो अपना कानून छाटेंगे ही, इसलिए और बड़ा हो गया। यह है इंपॉर्टेंट। भारत का जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, इसी को साधारण भाषा में बोलते हैं लचीला और कठोर। अब देखो क्यों है ये प्रश्न बनेगा। पहले तो आप देखिए कि संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका। और लचीला या नम्य, नहीं ये अच्छा चलो समझा देता हूँ, यही समझा देता हूँ। सबसे पहले भारत का संविधान कठोर या अनम्य है ये, और लचीला या नम्य है।
को समझते हैं अपन। देखो, कह रहा है कि जो भारत का संविधान है वो लचीला तथा कठोर दोनों का मिश्रण है। लचीला का मतलब संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक आएगा और दोनों सदन में साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। लेकिन इसी संविधान में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब संसद में अलग साधारण बहुमत से कठिन बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या हो गया? कठोर। इसलिए हो गया कठोर। समझने के लिए समझो इसको। संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया कहाँ से ले गई है? अमेरिका। ये जो बोला ना विशेष बहुमत, ये विशेष बहुमत इसी से कनेक्टेड है ये फैक्ट। संविधान संशोधन की ये विशेष बहुमत से विशेष प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिका से। लचीला क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि संविधान संशोधन में आम कानून के निर्माण जैसी प्रक्रिया, आम कानून के निर्माण जैसी प्रक्रिया मतलब आम कानून किस बहुमत से पास होता है? आम साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत से ही पारित कर दिया, ब्रिटेन से लिया गया। ये देखो है ना, ऐसा करके यह ब्रिटेन से लिया गया, यह ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ अमेरिका बोल्ड कर दो, यहाँ ब्रिटेन बोल्ड कर दो, ये अलग कलर कर दो। भारतीय संविधान दोनों का समन्वित रूप है, पता है आपको? आपसे पूछ देगा ना, लचीला और कठोरपन का मिश्रण है। लचीला मतलब आम कानून जैसी प्रक्रिया, साधारण बहुमत से दोनों सदन पारित करते हैं। कहाँ से लिया हमने इसको? ब्रिटेन से। और विशेष बहुमत, कठोर मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन कर लेने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वो कहाँ से लिया? अमेरिका। ऐसे प्रश्न बनेगा। कठोर अनुच्छेद, अब कठोर को विस्तृत समझो। ये लो कठोर, चलो कठोर की प्रक्रिया, लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं इसको। जब मैं आपको बहुमत के प्रकार पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा 2 दिन के क्लास में पूरा वो समझाऊंगा, यहाँ नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ आवश्यकता पड़ेगी। ये 1 2 ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बढ़िया सा चार्ट ये ऐसा ही होता है। ये वाला अबे आधा कैसे है? ये 1 2 की ज़रूरत नहीं है ना। ये देखो, संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, ये इसमें अधूरा है क्या? एक साथ का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। अब ये सब बिखर जाता है ना, आधा अधूरा इधर उधर होने से बिखर जाता है। अधिक राज्यों का अनुमोदन, मतलब ये क्या है? अनुमोदन, अधिक राज्यों का अनुमोदन। आप इसको बस केवल रट लो। मैं क्योंकि अभी मैं समझा तो दूं, लेकिन मुझे मालूम है वो समय खा जाएगा। और हम इसको पढ़ने वाले हैं। संविधान में कितने प्रकार से संशोधन होती, क्या प्रक्रिया डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ कौन कौन सी बहुमत लगती, सब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बस ये जानो कि 368 के तहत 2 प्रकार से संविधान में संशोधन होते हैं, और ये जो बहुमत है ये विशेष बहुमत, और इसी को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से ना। या भी नहीं, बहुमत के प्रकार में मैं डिटेल 2 दिन लूँगा इसको। अब देखो, एक सवाल यहाँ से कभी कभार बनता है। अब देखो ये क्या है? ये अलग से उसमें चले जाना चाहिए। उसने क्या किया, पहले वही नोट्स को कॉपी कर दिया इसमें। अपने क्या बनाया इसको? कायदे से स्लाइड एकात्मक। हाँ, जो वही तो फिर ये लो। अब आपसे एक सवाल ऐसा बनेगा कि संविधान की जितनी भी विशेषताएं हैं वो पूछ देगा, इसमें कौन सी एकात्मक विशेषता है, कौन सी संघीय विशेषता है, ये ऐसा पूछ देगा। अब आप इसको रटोगे तो साला गारंटी है कि कितनी 10 बार रटोगे 10 बार भूल जाओगे। लेकिन मैं आज बताऊंगा उसको, अगर समझ गए तो रटने की ज़रूरत नहीं है, तुम देखते बना लोगे। पानी का बोतल कहाँ है ना? छोटा वाला ला तो।
मैं नहीं रहूँगा दीपा, तुमको रोज़ ये मोबाइल चार्जिंग में लगा के जाना है, अगर ख़त्म ना हो, और 3 दिन में इसको चार्जिंग में लगा देना। 3 क्लास के बाद, मैथ्स का 3 क्लास हो जाए उसको लगा देना। 3 क्लास के बाद? हाँ, वो जो हमारा है ना दोनों। हाँ ये लो पानी। हाँ, रुको रुको। संघी मतलब केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व हैं। संघी मतलब एकात्मक मतलब सामान्य सी भाषा में वो केंद्र तक सीमित है या भारत के लिए एक का बोध हो, जिससे वो एकात्मक विशेषता हो गई। सबसे पहले संघी पकड़ते हैं। 2 सरकार, स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको। भारत संविधान के अनुसार हमारे यहाँ 2 सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य में सरकार। संघी विशेषता हो गई। शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच होता है? केंद्र और राज्य, संघी हो गया। द्विसदनी दोनों जगह है, वहां भी 2 सदन, यहां भी 2 सदन, ये भी संघी हो गया। न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक समीक्षा इसी को बोलते हैं। न्यायिक समीक्षा मेरे मुंह से सुने हो? न्यायिक समीक्षा की शक्ति है किसके किसके पास? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट हो गया, राज्य में हाई कोर्ट हो गया, तो संघी हो गया। लिखित संविधान, लिखा हुआ संविधान है, और इसी संविधान में भाग 5 में केंद्र का प्रावधान किया गया है, भाग 6 में राज्य का। तो ये भी क्या हो गया? एक ही संविधान में भारत के लिए भी प्रावधान किया गया जिसको केंद्र बोल रहे हैं, और एक ही संविधान में राज्यों के लिए भी किया गया, संघी हो गया। संविधान की सर्वोच्चता दोनों के लिए भैया, चाहे केंद्र के लिए जो लिखा हुआ है वो सर्वोच्च है, चाहे राज्य के लिए जो लिखा है सर्वोच्च है। दोनों के लिए संविधान ही सर्वोच्च है। ऐसा नहीं कि केवल राज्यों के लिए संविधान सर्वोच्च है, केंद्र के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। तो ये हो गया आपका संघी। कुछ शब्द जो आपको लगे कि थोड़ा सा क्लिष्ट है, मेरे जो बताया फॉर्मूला उसके हिसाब से, तो ध्यान रख लेना। स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे संघी है बताओ भैया? देखो, न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट वो स्वतंत्र है, अपने लिए कोई उसमें दखल नहीं दे सकता, और हाई कोर्ट भी स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा क्यों होता है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, अरे किसके किसके बीच होता है? राज्य से, देखो राज्यसभा केंद्र में है, लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो तो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं ना, एमएलए चुन के भेजते हैं, तो संघी हो गया। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे संघी हुआ? राज्यसभा केंद्र में है, लेकिन उसके जो सदस्य हैं वो तो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए चुनकर भेजते हैं ना। संविधान का कठोरपन, देखो संविधान का कठोरपन आप जब आगे पढ़ोगे तो एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पहले पारित होता है। संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो संघी विशेषता है ना संविधान के, अगर संसद उसमें संशोधन करना चाहता है, जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, अनुच्छेद 54 कभी सुने हो? नहीं सुने होंगे। अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। शॉर्ट में बता रहा हूँ बस, क्योंकि ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन मतदान करता है? कौन कौन मतदान करता है? संसद भी मतदान करता है, और इधर राज्यों में विधानसभा होती है, विधानसभा ये भी मतदान करता है। तो ये कैसा विशेषता हुआ? संघी विशेषता।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद में जो सांसद होते हैं वो भी मतदान करते हैं, और राज्य में होती विधानसभा उसके विधायक वो भी मतदान करते हैं। संघीय हो गया। अगर संसद अनुच्छेद 54 में कोई भी संशोधन करना चाहती है, कोई भी संशोधन करना चाहती है, तो दोनों इन्वॉल्व है, केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व है। तो संसद में पारित करने के पश्चात राज्य विधानसभाओं की सहमति भी अनिवार्य है। तो कठोरपन में एक प्रक्रिया है जिसमें संसद में तो पारित होना ही चाहिए, लेकिन वो राज्यों के विधानसभाओं को भेजा जाता है और वहाँ साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो दोनों आ गए, इसलिए वो क्या हुआ, संविधान का कठोरपन। असल में संविधान संशोधन जब पढ़ाऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा, अभी उतना क्लियर नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन की पूरी विस्तृत 3 प्रक्रिया है। ठीक, वो बाद में बताऊंगा। हो गया। अब एकात्मक उससे ज़्यादा आसान है। एकल सशक्त केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर। संविधान के अनुसार जो केंद्र है ना वो ज़्यादा पावरफुल है। एकल नागरिकता, एक का बोध हो रहा है भाई आपके पास केवल भारत की नागरिकता है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास छत्तीसगढ़ की भी नागरिकता है फिर भारत की नागरिकता, नहीं, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो लेकिन नागरिकता आपके पास एक ही है, भारतीय नागरिकता, इसलिए वो एकात्मक विशेषता हो गया। अखिल भारतीय सेवाएं, इसके बारे में सुने हो? यूपीएससी परीक्षा लेता है जिसे हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, सीएसई। इसमें मेरिट के हिसाब से पद बांटे जाते हैं। जैसे टॉप में आईएएस, आईएफएस। क्या आईएफएस मतलब? फॉरेन है ये, फॉरेन विदेश सेवा। आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, रैंक के हिसाब से आपको पद मिलता है ना। यूपीएससी एक और एग्जाम अलग से कंडक्ट करता है, आईएफओएस। ये फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट। ये एक ही परीक्षा होती है और इसके लिए अलग से परीक्षा लेता है ना। 3 परीक्षाएं। अब अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं हमारे देश में। अखिल भारतीय सेवाएं केवल 3 हैं। आईएएस, अरे आईपीएस भूल गया, ये आईपीएस पोस्टल वाला नहीं, पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सेवा। और ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं। आईएएस फुल फॉर्म भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, आईएफएस भारतीय वन सेवा। ये 3 सेवाएं हैं, इन्हीं को अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है, बाकी को नहीं कहा जाता। कारण आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। और इधर आप समझ जाओ आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। छोड़ दिया ना मैं इसको, ये हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, और ये नहीं है। अब बताता हूं क्यों नहीं है। यूपीएससी पहले परीक्षा वैकेंसी निकालती है, नोटिफिकेशन, फिर परीक्षा आयोजित करती है, इंटरव्यू आयोजित करती है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालती है पूरा। उसके बाद होता है कार्डर अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? कार्डर भी मिलता है। ये सारे अफसर जो होते हैं ना, राज्य इनको निवेदन भेजते हैं, हमारे यहाँ इतने आईपीएस की ज़रूरत है, इतने आईएएस की ज़रूरत है, तो इनको कार्डर अलॉटमेंट होता है। कोई सेलेक्ट हुआ यूपीएससी में, उसको मिल गया छत्तीसगढ़ कार्डर, मतलब वो अपने जीवन भर छत्तीसगढ़ में आईएएस रहेगा। आईपीएस को छत्तीसगढ़ कार्डर मिल गया, जीवन भर रहेगा। समझ गए? छत्तीसगढ़ में ही उनका ट्रांसफ़र होता रहेगा। मतलब कार्डर अलॉटमेंट तक सेंटर ने किया, फिर इन अधिकारियों को, जिन राज्यों को सौंप दिया गया, उसके बाद उन अधिकारियों पर नियंत्रण राज्य का हो गया। तो कार्डर अलॉटमेंट तक केंद्र द्वारा, और जब अधिकारी कार्डर अलॉट कर दिए गए तो राज्य का नियंत्रण। यही क्या हो गया? अखिल भारतीय सेवा। ये हो गया आपका एकात्मक विशेषता। पूरी परीक्षा कार्डर अलॉटमेंट तक सब पूरी प्रक्रिया कौन करता है? हालांकि ये अधिकारी राज्यों में दिए जाते हैं,
लेकिन पूरा प्रक्रिया किसने किया? केंद्र ने। यूपीएससी किसका है? केंद्र का एक संस्था है। और आईआरएस देखो, ये जो अफसर होता है इस पर अंतिम तक नियंत्रण केंद्र का ही होता है। आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इससे जो सेलेक्ट होता है वो एक जिले का इनकम टैक्स कमिश्नर बनता है। और आपको बता दूं, ये ऑल ओवर इंडिया, केंद्र का ही कंट्रोल आखिरी तक रहता है। ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर होता है। आज बंबई में है तो कल कर्नाटका में हो जाएगा ना, समझ गए? जबकि ये जो होता है, ये अगर राज्य को सौंप दिए, कार्डर मिल गया तो ये पूरी जीवन भर उसी राज्य में सेवा देंगे। ठीक। आपात उपबंध एकात्मक क्यों है? चलो बताओ। इमरजेंसी हल्का फुल्का बस बताया हूं। आपात उपबंध तीन, आप कितने आपातकाल सुने हो कभी मुंह से? 3। एक राष्ट्रीय आपातकाल 352, एक आपका वित्तीय आपातकाल 360, ये भारत में लगता है, और एक होता है 356 राष्ट्रपति शासन, राज्य में लगता है ना। तीनों आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, एक ही के पास पावर है, इसीलिए एकात्मक हो गया ना। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में आज तक 3 बार लगे हैं। 1962 से 68 पहला, 1971 से 75 दूसरा, और 1975 से 77 तीसरा। जो तीसरा आपातकाल है उसको इतिहास में वो जो है बदनाम है कि इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके व्यर्थ में देश में तीसरा आपातकाल लगाया ना। और इसी के बाद संविधान में संशोधन कर दिया गया। असल में तीसरा आपातकाल जो लगा था 75 से 77 तक, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। इसके बाद जब सरकार बदल गई, मोरारजी सरकार आई, मोरारजी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संविधान में एक संशोधन कर दिया कि आंतरिक अशांति, इसका दुरुपयोग होता है, इसके स्थान को बदल दिया और कर दिया सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। वो बोल दिया था तो बता दिया, अभी मत सुनो। आ जाओ। एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशियल। अब ये एक है, देखो न्यायपालिका की दो विशेषताएं हैं भारत में न्यायपालिका की। एक तो ये बताया हूं कि नहीं, जिला स्तर बताया हूं। जिला स्तर में 2 न्यायालय मिलेंगे, एक सत्र न्यायालय, एक जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में कौन सा मामला चलता है? सिविल केस, दीवानी मामले, दीवानी, जमीन कब्जाना, तलाक, शादी विवाह, सब उधर। सत्र में कौन सा? आपराधिक फौजदारी मामले, फौजदारी बोले तो क्रिमिनल केस, ये जिला स्तर पे। फिर अपील, अगर यहाँ के जज से आप असंतुष्ट हैं तो अपील करोगे, कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट, राज्य के अपील करोगे। अगर जज के निर्णय से असंतुष्ट हो तो अपील करोगे, और फिर तमाम हाई कोर्ट जो देश में है वहाँ के से अपील आप कहाँ करोगे? फिर न्यायालय यहाँ खत्म। हमारे न्यायपालिका की 2 विशेषता है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका आपने संघीय विशेषता में देखी ना, न्यायपालिका। और एक आपने देखा एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। समझो इसको, ये संघीय विशेषता में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र में है, ये स्वतंत्र है इस अपने न्याय क्षेत्र में, हाई कोर्ट राज्य में है, दोनों अपनी अपनी जगह स्वतंत्र हैं। ठीक, तो दोनों आ गया, केंद्र और राज्य, संघीय हो गया। एकीकृत मतलब एक, ये देख रहे हो आप, एक ही केस मर्डर का यहां चला, न्यायाधीश ने निर्णय दिया, असंतुष्ट है कोई पीड़ित पक्ष, वो अपील करेगा, ये केस कहां पहुंच गया? राज्य के हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, असंतुष्ट है पीड़ित पक्ष, ये केस कहां पहुंच गया?
अपील किया, कहाँ पहुंच गया? एक ही केस जुड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक एकीकृत हो गया। समझे एकीकृत क्यों है? एक ही मामला जिला स्तर से जो उठ के सुप्रीम कोर्ट तक अपील के माध्यम से पहुंचता है, तो इस प्रकार से जुड़ाव है, एकीकृत है। और स्वतंत्र क्या है? अपने अपने जो न्याय क्षेत्र है इसमें कार्य निर्णयन के लिए ये स्वतंत्र है। क्लियर? अगर आप संविधान को देखो, अगर आप समझे तो ज़्यादा सरल है, लेकिन केवल रटने की कोशिश किए, इसीलिए मैं रटवाना भी ज़रूरी है। कई जगह तो एकदम रटंत विद्या काम करती है, लेकिन कई जगह वहाँ रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य में राज्यपाल होते हैं और सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पावर किसके पास है? पूरा राष्ट्रपति के पास। इसीलिए एकीकृत हो गया, एक ही व्यक्ति सारे राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करता है। केंद्र द्वारा राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन, केंद्र को ही केवल शक्ति है, संसद में ही वो सारे किसी भी राज्य के नाम सीमाओं परिवर्तन कर सकता है ना? ये शक्ति किसी के पास है? एक ही के पास है, तो एकात्मक हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, ये भी एकात्मक है। बोलो क्यों? हाँ, केवल ये कार्यालय केवल केंद्र में रहता है, और यही कार्यालय केंद्र सरकार के भी खर्चों का ऑडिट करता है और सारे राज्य सरकारों के खर्चों का ऑडिट यही करता है, इसीलिए एकात्मक हो गया। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल, समानांतर एक पद हो गया ना। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार देश के प्रमुख और राज्यपाल संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख, है ना? फिर आप देखोगे उधर सुप्रीम कोर्ट, इधर हाई कोर्ट। इधर जो जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बारी आती है ना, तो राज्य में इसके समकक्ष कोई पद नहीं है। ये केवल केंद्र में एक कार्यालय होता है, एक पद है, और यही केंद्र सरकार का भी ऑडिट करता है खर्चों का, और यही सारे राज्य सरकारों का भी। इसीलिए क्या हो गया? एकात्मक। संविधान का लचीलापन, मतलब संविधान के कुछ हिस्से संसद द्वारा संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किए, राज्य की कोई भूमिका आई, इसलिए एकात्मक हो गया। ठीक, लचीलापन अभी देखे थे ना, कठोर में राज्य आते हैं, लेकिन लचीलापन में केवल संसद ही संशोधित कर देता है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, ये एकात्मक है। असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है ना। जैसे देखो, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या छोटा है, तो छत्तीसगढ़ से 5 सदस्य होंगे राज्यसभा में। इसकी दुगनी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश, इसके दुगने राज्यसभा के सदस्य वहाँ हैं, है ना। तो ये कैसा हो गया? देखो, वहाँ पर राज्यसभा सीटों का बंटवारा संघात्मक है, सबको बांटा जाएगा, केंद्र सभी राज्यों को बांटा जाएगा, तो ये संघात्मक हो गया। लेकिन असमान प्रतिनिधित्व डिसाइड कौन करेगा? केंद्र डिसाइड करेगा। असमान प्रतिनिधित्व मतलब जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती हैं। असमान प्रतिनिधित्व कौन नियंत्रण कर रहा है? केंद्र। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब देखो आप भाई, हाई कोर्ट तो राज्य में है, लेकिन सारे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसलिए क्या हो गया? शक्ति केंद्र में है, एकात्मक हो गया, शक्ति एक के पास है। केंद्रीकृत चुनाव प्रणाली, ये भी एकात्मक है। अब ये बस कैसे समझोगे? केंद्रीय चुनाव आयोग सुने हो कभी? या भारत का निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, बहुत बार सुने होंगे टीवी में, निर्वाचन आयोग। और अभी हाल फिलहाल में बहुत वोटों की चोरी के मामले में बहुत आ रहा था, ज्ञानेश कुमार का नाम। केंद्रीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग कहते हैं इसको, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ये जो आयोग है ना, और राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है, राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। तो आपके हिसाब से क्या लगेगा कि लोकसभा का चुनाव कौन करवाएगा? ये, और विधानसभा का चुनाव ये। लेकिन ऐसा नहीं है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही केंद्र में लोकसभा का चुनाव करवाता है और विधानसभा का। इसीलिए कहाँ है ये? केंद्रीकृत चुनाव प्रणाली कह रहे हैं इसको।
क्योंकि एक ही निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्र के लोकसभा का भी चुनाव करवाता है और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव भी वही करवाता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि साला ये भाटा भूजने के लिए है? नहीं, ये राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाता है। राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो नगर पालिका और पंचायत का चुनाव करवाता है। यहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी। आपको लगेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग लोकसभा का चुनाव करवाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा का चुनाव करवाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो क्या बोल रहा है, एकात्मक विशेषता है। केंद्रीकृत चुनाव प्रणाली इसी को बोल रहा है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही केंद्र में लोकसभा के भी चुनाव करवाता है और सारे राज्यों के विधानसभा का चुनाव भी वही करवाता है। इसीलिए उसको क्या बोला गया, केंद्रीकृत। राज्यों का वित्तीय निर्भरता, सारे राज्य अपने वित्त के लिए किसके ऊपर निर्भर हैं, केंद्र। एकात्मक। राज्य कानून पर नियंत्रण, राज्य के जो कानून होते हैं उस पर नियंत्रण किसका होता है, केंद्र का, है ना। आप कैसे समझोगे इसको, आगे समझोगे इसको, फिलहाल के लिए रट लो, क्योंकि और कंसेप्ट जब आपके में आएंगे समझ जाओगे इसको। ये आपको रटना है। अब यहाँ पर मैं आपको रटवाऊंगा नहीं जैसे पहले रटवाया था, क्योंकि वो देखो आपको पहली बार लगा होगा कि वो जो अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय कौन सा, वो बड़ा आसान है याद करना। पहले याद किए हो कभी, याद कर लिए ना, इधर इधर वित्त, इधर शिक्षा, इधर इधर वो। तो यहाँ पर जरूरत नहीं, यहाँ समझ ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ कितनी बार भी रट लो खिचड़ी होगा, लेकिन आप समझ के रटोगे आसान हो जाएगा। क्योंकि आप मान लो अब अंतिम समय में रिवीजन नहीं भी कर पाए, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो समझ लिए आप, अंतिम समय रिवीजन तब भी बन सकता है, लेकिन एकदम पूरा प्योर रटे और रिवीजन नहीं किए तो सब बेकार। आगे क्या सर, चलो ये कहाँ, यहाँ कैसे आ गया कोई? अबे आधा बनाई आधा नहीं बनाई है क्या? अच्छा ये चलो ये कल से, अब 18 तारीख तुम लोग अगला जो संडे होगा तुम्हारा टेस्ट होगा। इनका टेस्ट में पिछले बार क्या आया था? संवैधानिक विकास 1947 तक आया था। अब उसके बाद जितना भी पढ़े हो, ये संडे तो टेस्ट नहीं होगा, कल क्लास होगी। नेक्स्ट संडे ये और गणित का जो भी हिस्सा होगा वो टेस्ट का सिलेबस है आपका। और मैं आ जाऊंगा फ्राइडे शनिवार, तो ये जो और कराऊंगा ना ये भी जुड़ जाएगा, फ्राइडे को वो भी जुड़ जाएगा। जैसे देखूंगा ये हो जाएगा, हाँ ये प्रस्तावना से पहले तक हो जाएगा, यहाँ तक ये टेस्ट का सिलेबस होगा आपका। एप्ले भी एक्सट्रीमली फेडरल कहा है जहाँ तक है। शुक्रवार को नहीं, प्रस्तावना भी हो सकता है उससे, लेकिन प्रस्तावना रटवाना पड़ेगा पूरी। हाँ इसमें है, केवल रटना नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं एक पेज में प्रस्तावना खत्म, लेकिन हायर क्लासेस में उसके अंदर की विशेषता, उसके अंदर की विशेषता पे भी प्रश्न बनता है पीएससी में।